सियासत की चालें और शायरी के जज्बे, सफर के मसाइल और कामयाबी का जश्न, खबरों की सुर्खियां और दिल की धड़कनें, इक्तदार के खेल और जात के भेद, स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड और इंतजामी बिगाड़, क्लासरूम की यादें और कोर्टरूम की बातें, सेहत के मसाइल और तंदुरुस्ती के राज और बहुत कुछ। गलबात नईम साकिब के साथ शख्सियत मौजूद है जो पाक भारत तनाज़े हुआ उसमें उन्होंने कुछ दिन पहले यानी 10-15 दिन पहले उन्होंने इंडिया को एक वार्निंग दी थी। वार्निंग ये दी थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स से पंगा नहीं लेना, ये आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। और बाद में हमारे डीजी ISPR ने तो कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये बात कर दी थी। उन्होंने ये बात क्यों की थी? इसलिए कि वो खुद एयरफोर्स का हिस्सा रहे, पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा रहे और फाइटर पायलट हैं। आपने उनको मुतअद्दिद टीवी चैनल्स पे देखा होगा। आज हम उनसे जो बात हमने करनी है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की बातें होंगी। पूरी आपने ये वीडियो जरूर देखनी है। मेरे साथ खालिद चिश्ती साहब एक्स एयर कमोडोर मौजूद है। एयर कमोडोर होता है, कभी भी एक्स नहीं होता। तो आज मेरे साथ बड़ी सारी उनकी स्पेशलिटी है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और आज जब हमने उनसे बात करनी है तो वो बातें जो आपके और मेरे जहन में हैं वो सारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने इनवाइट किया है और इंतज़ार भी किया है। मैं आपसे माजरत ऑन एयर करता हूँ क्योंकि मैं तकरीबन 2.5 महीने पहले अमेरिका में था, तो आपने रब्ता किया था और उस वक्त से आपने इंतजार किया कि माय प्लेयर सर कि आप तशरीफ लाए और बड़ा अच्छा लगा कि आज आखिरकार हमें वो सर टाइम फिक्स होता है जब किसी ने आना होता है। हर तरफ से अल्लाह ताला की वो होते हैं ना, वो चीजें हमारे इख्तियार में थोड़ी होती है। मैं तो इस चीज का कायल। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल एक बड़ी हॉट न्यूज है इंडिया के हवाले से कि ताजिकिस्तान में उनका एक एयरबेस थी जो 20-25 साल से वहां पे मौजूद था, उनका होल्ड था, वो अब खाली करके चले गए। क्यों खाली कर रहे हैं और उसकी हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस थी वो क्या थी? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बुनियादी तौर पर इंडिया चाहता था कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया चाहता था अपना एक फुट होल्ड रखना वहां पर। ताजिकिस्तान से उसने 2002 में डील की, ठीक है, कि हम ये बेस आपका ऑपरेशनलाइज करेंगे, बल्कि डेवलप करेंगे, इसको ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके ऊपर। ताजिकिस्तान कोई 20 साल पहले या 25 साल पहले इतना डेवलप नहीं था इस तरह जितना आज है, तो उन्होंने इनके अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इनको एक बेस दे दिया। ज़ाहिर है इंडिया के लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी कि कब बियॉन्ड बॉर्डर्स आपके पास एक फुट होल्ड हो या बेस हो, तो वो ऑलमोस्ट 10 साल के लिए एक्सटेंशन होती गई इनकी। ठीक है। तो अभी रिसेंटली ताजिकिस्तान ने वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं दी और जिस पे वो ज़ाहिर है बड़े डिसअपॉइंटेड है। ये लीज टाइप जैसे होता है कि हमने आपको इतने 10 साल के लिए लीज दिया है, जो एक्सटेंडेबल होगा, एक्सटेंडेबल होता है, तो आपकी मर्जी है ना एक्सटेंड करें। ठीक है। इस दफा उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। और आपके व्यूअर्स के लिए एक्सटेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि रशिया जितना मर्जी इंडिया के क्लोज हो और चाइना बिल्कुल वैसे ही क्लोज नहीं है, उनका ताजिकिस्तान पर बहुत प्रेशर था। जाहिर है पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस था, पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं ताजिकिस्तान से, बहुत अच्छे आजकल, हमने जहाज भी दिए उनको जी। ये ध्यान में रखिएगा कि फिर डेवलप हुआ, प्रेशर डेवलप हुआ, तो वो प्रेशर की वजह से इसको उन्होंने माजरत कर लिया कि हम आपको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, ये कोई चाइना की, इसमें भी चाइना का भी रोल है या पाकिस्तान को इसका क्या फायदा हो सकता है? देखिए जैसे मैंने कहा, वो तो एक फुट होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना आजकल। आपको दूसरे मुल्क में एक बेस मिल जाए, जी। आप फ्लाइंग करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप सैटेलाइट डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपका एक स्टेशन बन गया ना एक और जगह पे, मुल्क से दूर। जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में अपने रखता है स्टेशन, वो इसीलिए रखता है कि उसका फुट होल्ड रहे, उसकी प्रेजेंस रहे। वो अच्छा, ये पाकिस्तान में इसका बॉर्डर मतलब बहुत करीब से ये वाला हमारा ये लगता था, अगर वहां पे उनकी मतलब फुटप्रिंट्स होते तो ये उनके लिए बड़ी आसानी बनी। जी, ये देखिए एक साइकोलॉजिकल भी बड़ा होता है जब आपका एक बेस होता है दुश्मन की दूसरी तरफ अक्रॉस बेसिकली, और ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, नीचे अफगानिस्तान है, उससे नीचे ईरान है, उस तरफ देखें तुर्की है, तो ये लोकेशन वाइज बड़ा स्ट्रांग था ये जगह। और जाहिर है जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे नेबर मुल्क बहुत अनईजी होते थे और अनईजी होने की वजह से बड़े अरसे से प्रेशर था, 15-20 साल से उनके ऊपर केस को निकाले, और वो कामयाब, ऑब्वियसली प्रेशर कामयाब हो गया और इंडिया को उन्होंने मदद कर लिया। जो रिसेंट एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? एक तरफ हम पाकिस्तान में अमेरिका के बड़े गुटी गुटी चल रहा है, हमारे दोस्त है, हमारी तारीफें हो रही, दूसरी तरफ हमारे दुश्मन से
एक एग्रीमेंट हो रहे हैं। देखो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये उस सेंस में सरप्राइज है भी और नहीं भी। ठीक है, अब दोनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 2005 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, पहली दफा एग्रीमेंट हुआ 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट। 2015 में ये एक्सटेंड हुआ, 2025 में दोबारा एक्सटेंड हुआ। पिछले 20 सालों में जब ये हुआ था और आज तक, मुझे इसलिए हैरत नहीं थी कि हम अमेरिका के लिए कोई ज्यादा रेलेवेंट नहीं थे। ठीक है, अमेरिका हमें कहता था हम डबल खेलते हैं, हम इधर भी सिंपैथी रखते हैं, हमसे भी आपने नोट किया होगा ओबामा भी ये कहता चला गया, सब प्रेसिडेंट यही कहते चले गए। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले टेन्योर का निकाल के देख ले कि वी हैव हैड इनफ फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत हमें तंग करता है। ठीक है, ठीक, इसलिए वो हमें कहते भी डू मोर करता है। ठीक, आपको याद हो। तो 20 साल तो मुझे सरप्राइज नहीं था क्योंकि वो उनके लिए बेहतर ऑप्शन थी। ठीक है, अब सरप्राइज थोड़ा सा ये हुआ है कि उन्होंने 7 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट हमारे कहे 45 दफा, लेकिन एग्रीमेंट उधर कर लिया। लेकिन हैरत एक सेंस में मुझे नहीं भी हुई एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। देखिए मैं जितना पढ़ता या पढ़ाता रहा हूँ स्ट्रैटेजी, दुनिया में कोई भी सब मुल्क जो है वो आपसे पर्सनल दोस्ती नहीं रखता। ये क्लैरिटी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट में आपके करीब आता है या दूर चला जाता है। ठीक है, मेरे और आपके नेशनल इंटरेस्ट कॉमन है, हम करीब आएंगे। ये पर्सनल दोस्तियां नहीं होती। ये हेड्स ऑफ द स्टेट नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बातें कर रहे होते हैं आपसे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर गलतफहमी हुई है तो हमें हुई है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, एक क्लियर गॉट इट। आई एम श्योर। ये बताइए मुझे, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट 3 दिन पहले कहते हैं कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट कहते हैं, तो ये एग्रीमेंट उस रात तो नहीं साइन हुआ। जाहिर है पहले से पहले से तैयारी हो रही थी, एक्सटेंशन पहले नेगोशिएट हो रही थी। तो मेरी इस पे टेक ये है, या मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तरफ इंडिया को कोर्स किया है, यानी स्क्वीज किया है। ये जहाजों का क्या के, तेल का मना करके रूस से ना लो, अपनी इंटरेस्ट है हमारी तरफ रुजू रखो, हमारे से दोस्ती रखो, ताकि, और आपने देखा कितना ज्यादा प्रेशराइज किया, टैरिफ बढ़ा के ये कर रहे हो तुम। ठीक है, एक तरफ ये प्रेशर रखा, पाकिस्तान की तारीफें रखी, और साथ साथ मेरी फील ये है कि इन्होंने साइड टेबल की साइड से ये एग्रीमेंट भी दिखाते रहे उसको, क्या करो कि ये आ रहा है पैकेज, अगर तुम चाहते हो तो इधर आ जाओ, वरना पाकिस्तान के साथ हमारा तो है ही है। तो ये बार्गेनिंग चिप होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर। ठीक है, तो इसको इंसेंटिव के तौर पर उन्होंने यूज किया। आपने नोट किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि वो तेल लेने का कह दिया, मना कहते हम नहीं लेंगे। तो ये वो टर्म पे तो आना शुरू हो गया ना। ठीक है, तो ये एक इंसेंटिव हर गवर्नमेंट यूज करती है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ, बल्कि मैं सरप्राइज उस वक्त था कि प्रेसिडेंट अमेरिका हमें इतने अच्छा बच्चा क्यों समझना शुरू हो गया। अच्छा, इसका पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है? देखिए मिलिट्री जब ये एग्रीमेंट है क्या? देखिए इसकी तो तफसील अभी नहीं बताई। ओके, जो ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल का, मैं उस पर कर देता हूँ। देखिए इस दौरान पिछले 20 सालों में इंडिया ने अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर लिए, C-130s लिए, मिलिट्री हार्डवेयर डिफरेंट किस्म का लिए, फाइटर जहाज नहीं लिए। लेकिन एक स्टेटमेंट आई थी F-35 जहाज अमेरिका ने इनको ऑफर किए थे कुछ 3-4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और हमें खतरा था कि ये शायद चिनूक ये ले लें, F-35 ले लें। एज अ फाइटर पायलट F-35 वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है आज। ठीक है, स्टेल्थ जहाज है, 5th जनरेशन है, नजर नहीं आता रेडार पर। उस रेडार पर नजर नहीं आता। उस वक्त हम बड़े अप्रीहेंसिव थे, मैं पाक फ़ज़ाइया पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ कि अगर ये जहाज इस रीजन में आ गया तो बैलेंस टिल्ट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर इंडिया ने नहीं लिया वो जहाज। और क्यों नहीं लिया? मैंने जब इंडियन साइड से रिसर्च की तो पता लगा कि उस जहाज की एक सॉटी, जो 1 घंटे की फ्लाइट समझ लें, तकरीबन 30 लाख रुपए की पड़ती है। 30 लाख रुपए की पड़ती है। तो इंडिया के लिए ये प्रोहिबिटिव कॉस्ट थी इस जहाज को मेंटेन करना। और बाय द वे ये जहाज नॉर्मल मेंटेनेंस भी नहीं है, बहुत हाईटेक है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसकी इंटीग्रेशन बाकी जहाजों के साथ, इसकी अपनी मेंटेनेंस बहुत चैलेंजिंग है। तो हिंदुस्तान ने सोचा कि इतना महंगा जहाज लेने की बजाय हम कोई सस्ता ऑप्शन ले लेते हैं। अच्छा, ये एक बात है। मुझे नहीं आइडिया कि इस पैकेज के तहत अब अमेरिका क्या ऑफर करेगा, कोई मीनिंगफुल करेगा या कोई हेलीकॉप्टर, अपाची हेलीकॉप्टर या कोई गनशिप हेलीकॉप्टर देता है या फाइटर जहाज देता है या क्या देता है। वो जब अनफोल्ड होगा तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। अच्छा, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट होता है उसमें आप अपने वेपन्स दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, या जिस तरह हमने किया, लोगों ने वो एक जो हमारा पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कहा उन पे हमला, हम पे हमला, तो क्या इंडिया का डिफेंस इस तरह का भी जो पहले से तो मौजूद है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन है, तो उसमें ये था? नहीं जी, ये वो वाला नहीं है, रिलैक्स एंड स्टे एट पीस वाला चक्कर है। ये वाला एग्रीमेंट नहीं है कि तुम पे हमला हमारे पे हमला। डिफेंस
पेस एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हम म्यूचुअल एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके। रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, इंडिया ऑलरेडी कर रहा है उनके साथ, अमेरिका के साथ। और मैं बताता चलूं एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं यहाँ भूल ना जाऊं, इंडस शील्ड एक्सरसाइज हमने भी की थी। हमने 26 मुल्क 2024 में, और मैं ऑपरेशनल बेस पर पूरा दिन गुजारा था मैंने, तो वहां मुझे एक टर्किश एयरफोर्स का पायलट मिला। और मैंने क्योंकि टर्की में वॉर कोर्स किया हुआ है 2003-4 में, मुझे टर्किश लैंग्वेज भी आती थी, तो मैंने जरा कनेक्टिविटी मेरी अच्छी हो गई लैंग्वेज की वजह से। बड़ा हैरान हुआ जब मैंने टर्किश बोली उसके साथ। तो वो मैंने उससे ऐसे ही पूछा दोस्ती यारी में कि तुम्हारे किधर किधर एक्सरसाइजेस की हैं तुम, और किधर जाते हो? तो उसने कहा मैं रेड फ्लैग भी कर चुका हूँ अमेरिकन के साथ। तो मैं ज़ाहिर है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर मैंने कहा पूछूं कि वो कैसी होती है, उनकी कैसी होती है, इसका तो मुझे पता था। तो उसने कहा कि सर वो जो रेड फ्लैग है वो इट्स अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, बट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इंडस शील्ड है ये कई जगहों पे उनसे भी अच्छी है। अच्छा। तो ये मैं आप इस मुल्क को, लोगों को, पाक फ़िज़ाई को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि टर्किश एयरफोर्स का पायलट, और उस पायलट ने F-35 उड़ाया हुआ था। ओके। वही जहाज जिसका मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। तो वो इतना सीजन पायलट था, और उसने कहा कई चीजों में आपकी एक्सरसाइज उनसे आ गया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इंडियन वो रेड फ्लैग एक्सरसाइज अमेरिकन के साथ करते आए हैं। एक्सरसाइजेज होती हैं, इंफॉर्मेशन होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, कोई हार्डवेयर लेना हो तो लेते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि अगर कोई मीनिंगफुल हार्डवेयर जो पाकिस्तान को थ्रेट करे वो आएगा तो फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे कमेंट करने की। अच्छा, ये नॉर्मल है, इसे परेशान होने वाली बात नहीं। इसराइल जो हमास का जो मुआहदे चल रहे हैं हुआ, उसमें अफवाज जानी थी, उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज को क्यों कहा कि वो यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, और तुर्की के अफवाज को क्यों कहा कि ये यहाँ ना आए? देखिए, इसमें एक अच्छी बात भी और एक मुझे थोड़ा खदशा भी है। अच्छी बात तो ये है कि ऑनर है, सब लोग कहते हैं जी हम सीज फायर में कंट्रीब्यूट करें, फलस्तीन भाइयों के काम आए। जो अच्छाई है मैं उसको बिल्कुल नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। इजराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। ये एग्रीमेंट जो ऑलमोस्ट जितने नुकात लिखे गए थे अगर आप गौर से पढ़ें तो उसके अंदर फॉल्टी है। मैं उस दिन से कह रहा हूँ जब ये एग्रीमेंट हुआ था, फॉल्टी इस तरह है कि उसके अंदर जज और ज्यूरी इजरायली है। ठीक है। ना हमास है, ना ये 8 मुल्क हैं जो बैठे थे, ना प्रेसिडेंट ट्रंप है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की इंक्लिनेशन आपको पता है, अगर चॉइस हो बिटवीन हमास या मिडल ईस्ट तो उधर ही होगी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई वॉयलेशन हमास ने की तो फिर जाहिर है ये मुआहदा खत्म होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर कोई ऐसी एस्केलेशन की हमास ने तो मैं पूरा वजन डालूंगा टूवर्ड्स इजराइल। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जज ज्यूरी तो एक तरफ हो गए जी। मुझे जो खतरा है वो ये है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इजराइल इसको रिवोक ना कर दे। अच्छा, वो क्यों ना कर दे? जो एग्रीमेंट हुआ क्यों ना कर दे? उस वक्त से मेरी एक ही टारगेटिंग थी और यह फोकस एक था, वो ये था कि इजराइल का टॉप फोकस उसके सिर्फ यरगमाली है। हाँ, वो उनको वापस लेना। वो मैं मुआहदे से पहले भी ये कहता था कि उसका सारा फोकस इजरायली यरगमाली है, खास डेड बॉडीज नहीं, जिंदा। बहुत प्रेशर था, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी जो अपोजिशन है बहुत स्ट्रांग है, अगले साल उनका इलेक्शन है। ठीक है। ये सारे डायमेंशन को जब मिलाएं तो उनको ये प्रेशर, और दुनिया के 150 मुल्कों ने चाहे इनफॉर्मली सही फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। ये नेतन्याहू अभी यूनाइटेड नेशंस गए तो ऑलमोस्ट हॉल खाली हो गया। तो ये सारों कड़ियों को मिलाएं, वो प्रेशर रिलीव करने का तरीका ये था कि कोई एग्रीमेंट कर ले। एग्रीमेंट में उन्हें यरगमाली ऑलमोस्ट ले गए सारे अपने। देखिए, इसी चीज का मुझे खतरा था कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के वो पुल आउट कर लेंगे। एक बात। अब आपका सवाल कि तुर्की और पाकिस्तान के मुतालिक क्यों है, तो हमें बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। इजराइल के हमने आज तक, जब से इजराइल बना है 78 सालों में, उसके 5 जहाज एयर कॉम्बैट में तबाह हुए हैं, सारे पाकिस्तानियों ने मारे हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखिए। ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ उसी एक एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट नहीं, अगर उससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो, मैं सब नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो 78 सालों से है। ठीक है। हमारे पायलट्स यहाँ से वॉलंटियर करके गए थे। अगर मैं ये कहूं, मैं कह सकता हूं, अगर मैं ये कहूं कि वो असल जो दुश्मन समझते हैं तो वो पाकिस्तानियों को समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और आज का नहीं है, और वो टक्कर भी पाकिस्तानी देते। देखिए, मैं एज ए यंग फाइटर पायलट, हम अपने कौटा न्यूक्लियर प्लांट का डिफेंड करते रहे। हमें 2 मुल्कों से खतरा था, हमारा न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कौन करेगा, और दोनों को आपको रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, कोई कैलकुलेटर तो नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बस, तो ये मैं अर्ज करता चलूं कि वो बहुत ज्यादा अनईजी है। तो हमें बड़ा कॉन्शियस एंट्री करनी चाहिए, बिकॉज खुदा ना खास्ता वो हमें ना सैबोटाज कर दे, हमारे फौजियों को, जो हमारा ट्रूप्स प्रेजेंस होगी, अपने ही लोगों से फॉल्स फ्लैग करा के डबल ना खेल जाए कि ये हमास ने मारा है या ये हमला ने किया है। और एक और आखिरी बात इस सवाल के जवाब में सब मैं जरूर अर्ज करता चलूं। देखिए, हम सब कह रहे हैं, 2 चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट अभी तक नहीं है।
ठीक है, नहीं भूलना चाहिए। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का मैंडेट है इस वक्त, या उनका स्पॉन्सर्ड है, यूज ठीक में है। उनका गारंटेड कह लें, जिस तरह मर्जी यूज कर लें। ठीक। यूनाइटेड नेशन ने इसको यूएन फोर्सेस नहीं कहा, अब बिल्कुल ऐसे ही। पूरी दुनिया में यूएन फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं। अमेरिका के कहने पे 8 मुल्क या 6 मुल्क या जो भी हों वो डिप्लॉय नहीं होते, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ये नहीं है मैंडेट, तो लॉ या रूल्स क्या होंगे यहाँ पे एंगेजमेंट के? ठीक है सोमालिया में, दुनिया में कहीं जब फौजें जाती हैं तो यूनाइटेड नेशंस के रूल्स गवर्न करते हैं, जी। प्रोटेक्शन भी होती है, सिक्योरिटी भी होती है, हालांकि हमले उन पे भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद चले। और उनकी एम्पावरमेंट होती है जी। कि अगर ये हो तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। वो रूल तय नहीं हुए अभी तक। हुए कहीं तो मुझे कोई बता दो। नहीं हुए। नहीं हुए। तो आई थिंक रूल तय होने के बाद मैं बेहतर पोजीशन में होऊंगा कमेंट करने हुए कि हमारे फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज है, अगर पाकिस्तानी अफवाज वहां डिप्लॉय होती है, उसके बाद वहां से कोई ऑपरेशन होता है, तो कौन, क्या अमेरिका उस पे, इसराइल पे हमला कर देगा, इसराइल पे, या उनको हमारे हक में उनसे जंक्शन करेगा, या उनके हमारे एंड पे हमारी मदद करेगा, इस तरह? वो तो उनका बगल बच्चा। यही तो लाइकली नहीं है ना। मेरा एप्रीहेंशन भी यही है कि देखिए, अमेरिका इस वक्त न्यूट्रल तो नहीं है ना, हम कह सकते हैं। अगर न्यूट्रल होता तो फिर 70,000 लोग शहीद ना होते और 2 साल से ज्यादा जंग ना चलती। तो न्यूट्रल नहीं है। अब नेतन्याहू पर प्रेशर आया, जिसका मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया। तो जब इतना प्रेशर बिल्ड हुआ तो उसकी मजबूरी बना, एक पॉलिटिकल, डोमेस्टिक, लीगल, इलेक्शन सब कुछ मिला लें तो वो यहां तक आया। और फिर कैदी वो ले गया अपने, यरगमाली अपने ले गया वापस। जी जी। तो अब उसके स्टेक बहुत कम है इस एग्रीमेंट में, कहना मैं ये चाह रहा हूं। ओके, ठीक है। स्टेक बहुत कम है, और स्टेक अगर कम है तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो पार्ट 2 ऑफ ऑपरेशन ना शुरू कर दे कि देखा हमास ने ये किया, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का उसका बड़ी दोस्ती है इंडिया के साथ। वो मास्टर। और बहुत कुछ गलबात नईम साकिब के साथ, और बहुत कुछ गलबात नईम साकिब के साथ। पुष्पिंदर सिंह एक राइटर थे, इंडियन सिख। उन्होंने पाकिस्तान पे एयरफोर्स पे किताब लिखी थी 65 की जंग के फौरन बाद, फिजाइया साइकी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। वो पाकिस्तान लाहौर में बड़े हुए थे, मरी में पैदा हुए थे। उन्होंने हमारे एयरफोर्स चीफ को मिले और कहा कि जी मैं विजिट करना चाहता हूँ पैदाइश की जगह, और मैं लाहौर में बड़ा हूँ। वो पाकिस्तान तशरीफ लाए एयरफोर्स के गेस्ट के तौर पर। तो मैं उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर था। ये ईयर 2000 की बात है, 25 साल पुरानी बात। मैं उनका प्रोटोकॉल कंडक्ट किया मैंने उनको मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो मुझे बताते थे, इंडियन राइटर, एविएशन के थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक एयर शो के ऊपर इजरायली एयरफोर्स चीफ को मिला, और मैंने इजरायली एयरफोर्स चीफ को कहा कि दुनिया में एक एयरफोर्स है जो समझती है कि वो तुमसे भी अच्छी है। ठीक है। अब एक इंडियन कह रहा है इजरायली चीफ को कि एक एयरफोर्स है दुनिया में जो समझती है कि वो तुमसे अच्छी है। तो इजरायली चीफ उन्होंने कहा, पुष्पिंदर सिंह ने, कि इजरायली चीफ ने कहा कौन सी एयरफोर्स? उसने कहा पाकिस्तान एयरफोर्स। अब कौन कह रहा है? इंडियन, इजरायली, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान एयरफोर्स बारे में। ठीक है। तो जवाब सुनिए उसने क्या कहा, मुझे आज भी याद है। इजरायली एयरफोर्स चीफ ने पुष्पिंदर सिंह को कहा, जो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा, इजरायली एयरफोर्स चीफ ने कहा मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमसे अच्छी है कि नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि 5 जहाज आज तक इजराइल एयरफोर्स के एयर कॉम्बैट में लूज हुए हैं, 5 पाकिस्तानी ने मारे। इससे पहले किसी ने नहीं मारे? आज तक नहीं मारे। 78 साल कोई नहीं मार सका। नहीं, कोई अरब मुल्क आज तक नहीं मार सका। अंदाजा लगा। एयर मार्शल नूर खान हमारे एयरफोर्स चीफ थे 65 जी। आइजर वाइजमैन इजरायली एयरफोर्स चीफ थे, इजराइल के, बाद में इजराइल के प्रेसिडेंट बने। वो अपनी किताब में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं उर्दू में कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट करने की। एयर मार्शल नूर खान के बारे में एक इजरायली कह रहे हैं जो हमारे एयरफोर्स चीफ थे। उन्होंने कहा नूर खान एक जबरदस्त आदमी है, और मैं शुक्र करता हूं कि ये मिस्री नहीं है, पाकिस्तानी है। क्या शुक्र करता हूं? मिस्री नहीं, इजिप्शियन नहीं है ये हमारे पास होते। मेरा दुश्मन नहीं है। मेरा दुश्मन नहीं है। मैं शुक्र करता हूं ये मेरा दुश्मन नहीं है। तो भाई ये मैं आपको रिलेशनशिप साबित कर दिया कि हमारी क्या पोजीशन। अच्छा, एक इसी से रेलेवेंट सवाल, चूंकि हम इंडिया की एयरबेस की भी बात की है, इससे रेलेवेंट एक सवाल बनता है कि आपने 1 मई को ये किस तरह बात कर दी थी कि इंडिया को एक मैसेज दे दिया था वीडियो के जरिए कि पाकिस्तान आपको सरप्राइज देगा, पंगा नहीं लेना। कैसे? इसकी बैकग्राउंड ये है जी, मैं 2019 से अपना चैनल कर रहा था, शौकिया, रिटायरमेंट के बाद। मुझे बहुत शौक था, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता था, इंक्लूडिंग लम्स। आजकल भी लम्स में पढ़ाता जी। तो पढ़ाते पढ़ाते ये थोड़ी सी आदत बातें करने की हो गई। एयरफोर्स ने भी बहुत तरबियत की थी,
اور پھر میں جب ڈاکومنٹریز کا سوچا تو پہلے میں نے سوچا کہ نہیں بنانی چاہیے، پھر بیٹے نے بڑا انکریج کیا، اجلال نے آسٹریلیا میں ہوتا ہے تو اس نے بڑا انکریج کیا، تو میں نے ڈاکومنٹریز بنانی شروع کر دی، اور میں 6 سال سے کر رہا تھا. اور کوئی 1.5 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ مجھے عزت افزائی ہوئی کہ پاک فضائیہ نے مجھے فارملی ایک اجازت دے دی ایئر فورس بیسز کے وزٹ کرنے کی. انڈس شیلڈ ایکسرسائز ہوئی، 26 ملکوں نے حصہ لیا، اس میں میں انوائٹڈ تھا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک کا افتتاح ہوا، بہت ساری ایونٹس ہوئے، ایون اس جنگ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جب یہ ہوا کانفلکٹ. تو میں ایئر ہیڈ کوارٹر وزٹ کر چکا ہوں، وہی آپریشن روم وزٹ کر چکا ہوں جہاں سے جنگ لڑی گئی تھی. تو میں اس ڈیٹا کی بنیاد پر، کیونکہ میں ان پائلٹ سے چند ہفتے پہلے اس وار سے مل کر آیا تھا، اپنے چینلز کی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں مجھے اجازت دی گئی تھی. پہلی دفعہ J-10C پائلٹس اور J-17 تھنڈر بلاک 3 پائلٹس کے ساتھ میں نے پورا دن گزارا تھا. اچھا. ان کا ویڈیو انٹرویو کیا تھا، اور وہ الحمدللہ میں نے ابھی ڈالا ہی تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے 2 مہینے بعد ہی اسکلیشن ہو جانی ہے. جب اسکلیشن ہوئی تو بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، کچھ کامنٹ کرو اس کے اوپر کہ یہ، کیونکہ ایئر فورس ڈپلوائے ہو چکی تھی وار لوکیشنز پر. 1 مئی کو میں نے سوچا کہ میں کچھ بات کروں، اور میں نے اچھا اس سے پہلے آپ انالیسس نہیں کرتے؟ بالکل نہیں کرتا. اچھا. میں کئی مہینوں بعد اپنا چینل پہ سے ڈال دیتا تھا، بلکہ جب مجھے فرصت 3 مہینے 4 مہینے کوئی روزانہ نہیں ڈالتا. 1 مئی کو میں نے سوچا کہ میں کوئی بات کر دوں، اور اتنا بھی ٹائم میرے پاس نہیں تھا کہ میں کیمرے آن کرتا، میں نے صرف وائس پہ کیا اور باقی گرافکس ڈال دی. کیمرے ویمرے کا سیٹ ڈال، کیونکہ جنگ کسی وقت بھی لگتا تھا لگ جائے گی. تو 1 مئی کو میں نے ڈالی، اس کانفلکٹ سے جس دن 7 جہاز مارے گئے اس سے 6 دن پہلے یوں سمجھ لیں. تو 1 مئی کو میں نے اس 5 منٹس ویڈیو میں، جو الحمدللہ بعد میں 1 ملین ویوز تک چلے گی چند دنوں میں ہی، کیونکہ وہ ریلیونٹ ہو گئی اور سچ ثابت ہو گئی. تو میں نے اس 5 سالہ تجربے پہ پلس خاص طور پہ جو پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، جن کو میں 40 سال سے جانتا ہوں تقریباً، تو ان کے ساتھ میری ایسوسیشن سے میں وزٹس کرتا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ ایئر فورس کس لیول آف ریڈینس پر جا چکی ہے آج الحمدللہ پاک فضائیہ. تو میں نے اس کی بنیاد پر صرف یہ کہا تھا اس ویڈیو میں کہ اس ایئر چیف کو میں جانتا ہوں، یہ بہت ہمبل نظر آتے ہیں، آپ کو بہت کمپوز نظر آتے ہیں، بڑے بڑے اگریسو آتے ہیں بھائی سے، یہ کہا تھا. اور یہ میں نے کہا تھا کہ میں ہندوستان ایئر فورس کو، وہ ایک شعر ہے نا کہ یہ الگ بات ہے کہ ممبر پہ کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بھی بلاغ خطیب ہوتے ہیں، وہی ہمبل نظر آتے ہیں وہ ظاہر. ایگزیکٹلی. تو میں ان کو جانتا تھا، میں اکٹھے فلائنگ کر چکے تھے. تو میں نے یہ کہا تھا، چھوٹی سی، میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، میں نے صرف اینالائز کیا تھا کہ انڈین ایئر فورس کو پاکستان ایئر فورس کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہیے، اور میں نے یہ لفظ یوز کیا تھا کہ یہ آپ کو سرپرائز دے گی، اور 6 دن بعد سرپرائز ہو گیا. اچھا سر، اس میں ایک بڑا ریلیونٹ سا کوشچن بنتا ہے کہ ہماری بہت سارے پاکستان کی جس طرح پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ چیز جو کامیابی تھی یہ پاک آرمی کی نہیں، یہ پاک ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس کی ہے. تو کیا پاکستان ایئر فورس اور پاک آرمی جو آپ کی ہماری آرمی ہے، یہ کوئی الگ الگ ہے، یا ایک ہمارے جو چیف ایک ہی نہیں ہے؟ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو انہوں نے کیا، کوئی ڈیوائڈ ہے ان میں؟ دیکھیے، تینوں سروسز ایک ہی کام کرتی ہیں جی، اور وہ ملک کا دفاع. پہلی بات تو یہ ہے، تینوں کے رول علیحدہ علیحدہ ہیں، تینوں اپنا اپنا کام کرتی ہیں. ظاہر ہے پاکستان آرمی زمین پر کرتی ہے، میزائلز کے ذریعے کرتی ہے، اس کے پاس جو ہے نیوی بھی اسی طرح کرتی ہے، سب مرین اور سرفیس کے اوپر کرتی ہے، پاک فضائی ہوا میں کرتی ہے. تینوں سروسز مل کر ایک ہی کام کرتی ہیں، وہ ڈیفینڈ جی مدر لینڈ کا. ایک بات، کس نے کیا ایفیکٹ کریٹ کرنے ہیں وہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری کے حساب سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی سٹیج پر ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس میں کس کا کتنے % تھا. ٹھیک ہے. یہ دشمن کی چوائس تھی. وہ رات کو 12:30 بجے 85 کے قریب جہاز لے کر ہوا میں آ گئے، تو نیوی کو تو نہیں ہم نے کہنا تھا، ہم نے آرمی کو تو نہیں کہنا تھا، ٹھیک ہے، پاک فضائیہ نے کرنا تھا. تو یہ بائی ڈیفالٹ ان کے مس ایڈوینچر یا ایڈوینچر کی وجہ سے پاک فضائیہ نے رسپونڈ کرنا تھا، اور وہ کیا جی، اور الحمدللہ اللہ نے عزت بخشی. ہم کسی سٹیج پہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے، ہم ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں فار این الٹیمیٹ کاز جو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. پاک فضائیہ سے کیا توقع کی جاتی ہے، پاکستان آرمی سے کیا توقع کی جاتی ہے، پاکستان نیوی سے کیا، ہم اپنا اپنا رول کرتے ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ زمین پر اس طرح موومنٹ نہیں ہوئی جس طرح کلاسک فوجیں آپس میں آ جاتی ہیں، بارڈر پر لڑائیاں ہوتی ہیں، آرمر یا ٹینکس سینکڑوں ڈپلوائے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوا. LOC پر لڑائی ہوئی جہاں انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کر دیے، آپ نے دیکھا جی جی. سمندر میں ان کی ہمت نہیں ہوئی، ایک وکرانت کا نام لیتے رہے، وہ نام ہی لیتے رہے، باہر نہیں نکال سکے. تو ہوا میں آئے، اس لیے ایئر فورس کا زیادہ ایک کمپیریٹیولی زیادہ ایکسپوئر ہوا. اور ظاہر ہے جو پاک فضائیہ نے جس طرح قوم کی توقعات سے بھی آگے کر کے پرفارم کیا ہے،
وہ قابل تعریف ہے. خالد صاحب آپ نے یہ کہا کہ رول الگ الگ ہے, ڈیفینیٹلی جہاں دشمن اٹیک کرے گا تو, لیکن ہے سارے پاک آرمی ایک ہی ہے اور سب کا جو بھی کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ہوتا ہے وہ سب کو ایک طرح سے جاتا ہے. جی, مسلح افواج ایک ہی, جیسے میں نے کہا, ایک یونٹ اور ایک بازو کی طرح لڑتی ہیں. ایٹ دی اینڈ جیسے میں نے کہا, کس کو کیا رول ادا کرنا ہے, اس نے کیا افیکٹ کس طرح کریٹ کرنے ہیں, اس کی کنٹریبیوشن کیا ہوگی, وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے, بٹ ہم کریڈٹ وائز کبھی علیحدہ نہیں لیتے. انڈیا مان نہیں رہا کہ رافیل گرے ہیں, لیکن ہمارے آپ کے موجودہ دوست ٹرمپ صاحب ہر دوسری تقریر میں تقریباً 20 سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ رافیل گرے ہیں. پاکستان آرمی چیف بڑی زبردست شخصیت ہیں, تعریف کرتے ہیں, تو اصل حقیقت کیا ہے اور کس طرح اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اتنا ہی کافی ہے کہ میرا خیال ہے دنیا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے زیادہ انفارمڈ تو آدمی کوئی نہیں ہوگا, چاہے ہم مانے یا نہ مانے. امریکن پریزیڈنٹ ہے, ان کے پاس ایجنسیاں ہیں, سیٹلائٹس ہیں, ریسورسز ہیں, CIA ہے, کیا نہیں ہے ان کے پاس ان کی ڈسپوزل پر. اگر وہ کہہ رہے ہیں 7 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ, جی, تو یہ کس کا نیریٹو وہ ٹو کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات رحیم صاحب ایک ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیے, سچ سر چڑھ کے بولتا ہے. جی, ہم نے چند گھنٹے کے اندر پریس کانفرنس کر دی پاک فضائیہ نے ISPR کے ساتھ مل کر, اور تعداد بتا دی ہم نے یہ کیا. صرف ایک جہاز بعد میں ایڈ کیا, کیونکہ وہ بھی ہمیں ہیومن انٹیلیجنس سے بعد میں کنفرم ہوا. ہمارے ڈیٹے میں تھا, لیکن ہماری دیکھیے, میں آپ کے ویورز کو آسانی کے لیے بتاتا چلا ہوں کہ اس رات جب شوٹنگ ہوئی ہے, الحمدللہ مجھے تقریباً رات کو 1:30 بجے پاک فضائیہ کی ٹاپ لیڈرشپ سے فون آیا. میں کریڈیبلٹی کمپیئر کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, فون آیا اور انہوں نے کہا سر الحمدللہ ہم نے اتنے شوٹ کر دیے ہیں جہاز. پہلے 6 کہا, پھر 5 کہا. تو میں نے کہا کہ سر ابھی تو آپ 6 کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں, 6ٹھا ہمیں ریکیج کنفرم نہیں ہو رہا انڈیا کی طرف سے, جب وہ ہوگا تو 6ٹھا ایڈ کریں گے. یعنی کریڈیبلٹی کا یہ حال ہے کہ ان کے جہازوں کا ڈیٹا, ان کی ویڈیوز, ان کی سارے EW سینسرز وغیرہ سب کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم نے مار دیے 6, لیکن کیونکہ فزیکل ملبہ نہیں کنفرم ہو رہا تو انہوں نے کہا نہیں 6 نہیں, ہم 5 کلیم کریں گے. ہماری سینسٹیوٹی کہہ رہا ہوں, کریڈیبلٹی کہہ رہا ہوں, اتنی زیادہ ہم کانشیس تھے کہ غلط نہ ہو جائے, اتھینٹک انفارمیشن بات کریں. ٹھیک ہے, انڈین ایئر فورس پہ آ جاتے ہیں. ان کے CDS چیف آف ڈیفینس اسٹاف انیل چوہان صاحب سنگاپور جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں ہاں نقصان ہوا, لیکن جنگ میں ہوتا رہتا ہے. اس دن آپ نے کیوں نہیں بتایا آپ نے ہمارے بھی مارے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, بتا. پہلی بات, آپ کہتے ہیں نقصان دونوں طرف کا ہوا ہے, چلے ہم مان لیتے بعد میں. اس نے پوچھا تھا اینکر نے کہ آپ کا نقصان ہوا جہاز سے, ہاں ہوتا رہتا ہے. پھر جو بڑی عجیب بات کی, جو آج تک میں 6 مہینے میں بھی ہضم نہیں کر پا رہا, چیف آف ڈیفینس اسٹاف کہتے ہیں کہ جنگوں میں نقصان ہوتا رہتا ہے, ہمیں پتہ لگا ہمارے ٹیکٹکس فالٹی ہیں, تو ہم نے پھر امپروو کیے, تو پھر ہم نے 2 دن بعد 10 تاریخ کو بڑا زبردست مظاہرہ کیا. تو میں اکثر چینلز پر کہہ چکا ہوں اور آپ کے ویورز کو معذرت کے ساتھ کہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, کبھی 1000 فائٹر جہازوں والی ایئر فورس جنگ میں ٹیکٹکس امپروو کرتی ہے, اور وہ بھی پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس کے ساتھ جو 40 سال پہ یا ہائیسٹ الرٹ ہے یا الرٹ ہے. تیسری امپورٹنٹ بات ہے کہ جنگ کے اندر ٹیکٹکس امپروو کرنے کی آپ کو کوئی چانس دیتا ہے؟ تو پہلی بات, ڈیورنگ جنگ تو نہیں ہوتا, یہ تو آپ نے پہلے ہی کرنا ہے. میں 6 سالوں سے عرض کر رہا ہوں کہ میں جاتا ہوں تو ریئل وار لائک سینیریو میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. 70 جہازوں کو میں لڑتے دیکھ آیا ہوں پیس ٹائم میں. تو جب اس رات کو آئے تو میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا, مجھے یہ سکون تھا کہ یہ ہو چکا ہے, یہ دیکھ چکے ہیں اس طرح کیسے. ایک بات. دوسرا, 5 مہینے گزر جاتے ہیں. پہلے 93 دن کی بات کر لیتے ہیں. 9 ستمبر کو ان کے ایئر فورس چیف تشریف لائے, 58 منٹ کی تقریر کی پبلک میں, اور 28ویں منٹ جا کر یاد آیا کہ ہم نے جہاز بھی مارے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ اچیومنٹ آپ سب سے پہلے بتاتے ہیں, سب سے پہلے بتاتے ہیں, اور اس میں بھی کہتے ہیں 5-6 جہاز ہیں, شاید ٹرانسپورٹ جہاز ہے, شاید EW جہاز ہے, کنفرم نہیں. دوسرا, فاسٹ فارورڈ کر کے 5 مہینے پہ آ جاتے ہیں. 5 مہینے بعد آ کے کہتے ہیں ہم نے 10-12 جہاز مارے. یہ کیسی ایئر فورس ہے جس کو 10-12 دن بعد بھی نہیں پتہ لگا کہ جہاز آپ نے کتنے مارے. ہمیں عاصم صاحب, ہم جب مشن کر کے آتے ہیں جی, ہم گھر نہیں جا سکتے اپنے بام ڈیمیج اسسمنٹ جب تک, اس کو BDA کہتے ہیں. اوکے, ہم اس دن ریکارڈ کرتے ہیں میرے بام 90% لگے ہیں, 80% لگے ہیں, 70% لگے ہیں, کیوں لگے ہیں, ڈی بریف ہوتے ہیں, تب گھر جا سکتے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وجہ کیا اس دن. تو ان کا بام ڈیمیج اسسمنٹ ان کو 5 مہینے لگ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو بام مارے تھے کہاں لگے اور کس کس کو مارا آپ نے. لیکن وہ سر سچی گل نہیں سی نا, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ. ایک میسج, ایک ویڈیو چلی ہے, مبینہ ویڈیو, جس میں طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پہ چڑھائی کریں گے, اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, لاہور پہ قبضہ کریں گے. تو یہ پاک افغانستان کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو کیسے انالیسس کرتے ہیں؟
इत्तेफाक से मैंने तो वीडियो नहीं देखी जी। लेकिन देखिए इस वक्त इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया का बहुत बड़ा शेयर है उसका। तकरीबन $285 बिलियन साल में वो कमाता है आईटी सेक्टर से। जी, इसकी इम्पोर्ट दुनिया में तकरीबन जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग है आईटी की, उसका 55% हिस्सा इंडिया के पास है। तो जाहिर है उनकी उंगलियों पे है ये ग्राफिक करना, वीडियो बनाना, फेक बनाना, एआई के थ्रू बनाना। आप मीडिया के लोग हैं, आप ज्यादा जब समझते हैं कि इसको कोई मुश्किल नहीं रह गया कि क्या परसेप्शन आपने बिल्ड करनी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखिए, इंडिया की तरफ से उनको इनकरेज की जाता है कि आप ये कहें और इतना थ्रेट करें और काउंटर, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऐसा कहा, हमने करके दिखाया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने चंद दिन पहले जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स की थी, और उनकी डिटेल्स आपने नहीं पूछी इसलिए अभी उस पर नहीं जाते। इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक के बाद उनको कुछ इंडिया ने इनकरेज किया कि आप भी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करें। मैं इसको प्रोहिबिटिव कॉस्ट कहता हूँ। इंडिया को भी हमने जो 7 जहाज मारे वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट थी। 10 तारीख को जो हमने टनेज पे की हिंदुस्तान पर, वो भी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट थी, जिसकी वजह से जंग बंद हुई। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब अफगानिस्तान पर हमने किया है, जो प्रिसीजन किया है, जो वेल कैलकुलेटेड, वो वेल टाइम्ड किया है, वो एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की थी हमने तालिबान पर कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये कीमत देनी पड़ेगी। एक बात। तो उनको काउंटर करने के लिए प्रोबेबली हिंदुस्तान ने इनकरेज किया होगा कि आप भी ऐसी वीडियो रिलीज करें कि इस्लामाबाद पर कब्जा। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी कन्वेंशनल वॉर से डिफरेंट होती है और चैलेंजिंग होती है। क्यों? क्योंकि दुश्मन जब कन्वेंशनल वॉर में आता है तो रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल होता है। हिंदुस्तान ने जहाज भेजे 85, चले गए, लैंड कर दे, सीज फायर हो गया, अब प्रिडिक्टेबल है, रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल है कि अब हम सुकून से थोड़े दिन रहे, लोग रहे, फौज तो अभी भी हमारी अलर्ट है। अफगानिस्तान में जब टेररिस्ट हमला करता है तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है। टेररिस्ट हाइडिंग करके आता है, अपने आप को कंसील करता है, अपनी टारगेट आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं पता, टाइमिंग आपको नहीं पता होता कहां करेगा, उसका वेपन नहीं पता होता, इंटेंसिटी नहीं पता होती। जी बिल्कुल ठीक है। ये सारा करने के बाद उसको एडवांटेज होता है। तो ये इस जंग को लड़ना कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। तो जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि वो हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को 2 prong लड़े। अपने साउथ ईस्ट में हमारे उसने त्रिशूल एक्सरसाइज शुरू कर दी है, और नॉर्थ वेस्ट पे वो चाहता है कि हम अफगानिस्तान के साथ एंगेज रहें। तो डाइल्यूशन करना चाहता है हमारी मुसल्लह अफवाज की इंटेंसिटी को, और एक ऑब्वियसली वो समझते हैं कि शायद हमारा रिजॉल्व कम हो जाएगा। रिजॉल्व बिल्कुल नहीं है। आखिरी बात इस पर जरूर करता चलूं कि हमारी मुसल्लह अफवाज सिर्फ ईस्ट स्पेसिफिक बनी है, इंडिया स्पेसिफिक। हम कोई और डिजाइन नहीं किसी मुल्क के खिलाफ रखते, लेकिन मजबूर किया जाए तो कैपेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, इशू नहीं, चाहेंगे नहीं हम करना। और वैसे भी जहां आपने एहसान किए हों, जहां अपना भाई समझा हो, मुसलमान भाई, जहां हमने आपको स्पेस दी हो, जहां आपने अपने बच्चों का ख्याल किया हो, वहां से तो हम तवक्को भी नहीं करते कि ये इस तरह का कोई मामला हो जाए। देखिए, मैं पहले भी चैनल्स पे अर्ज करता आया हूं कि देखिए, मैं खुद एज ए यंग फाइटर पायलट, मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर में थी। मैं खुद, हमारी सबसे ज्यादा ड्यूटी उस वक्त ये थी जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उनके जेट्स आते थे, इन्हीं महाजरीन के कैंपों पर हमला करते थे। ठीक है, क्योंकि मुजाहिदीन भी वही, तो आप उनकी हिफाजत करते, हम इनकी हिफाजत में उनको चैलेंज करके भगाते थे। जी। तो मैं एज अ फाइटर पायलट कैसे चाहूंगा कि जिसकी मैं प्रोटेक्शन करता रहा हूं मैं उसी पे बॉम्ब फेंकूं? मुमकिन। तो हमारी जो इमोशनल कनेक्शन है इनसे, और आज का नहीं है, 45 साल से। हाँ, जाहिर है, ये भी ज़हन में रखिए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की काबुल तक, ये ऐसा हुआ तो क्या, किस मतलब इतनी जो अंदर तक गए हैं, ये ठीक था? नहीं, ठीक का और गलत नहीं फैसला करते। फैसला ये करना होता है कि आपने अपना रिजॉल्व दिखाना होता है, अपने हौसला दिखाना होता है। देखिए, हिंदुस्तान ने भी एक ही गलती की थी, यही कि वो समझते थे मई में कि हमारी या तो सलाहियत नहीं है या हमारा हौसला नहीं है। हमने दोनों दिखा दिए। जी। अफगानिस्तान के तालिबान का भी यही शायद ख्याल था, और वो मिसरीड करते रहे हैं, क्योंकि हमने रोजाना जनाजे उठाए आपके सामने, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर एक जवान तक, दर्जनों के हिसाब से नहीं, सैकड़ों के हिसाब से। खूबसूरत बच्चे, माशाल्लाह, करियर बच्चे। अभी चंद दिन पहले एक बच्चा शहीद हुआ है जो यूनिट ज्वाइन करने जा रहा था। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमने बड़े जनाजे उठा लिए, अब उनका बोझ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हम पर कर्ज था कि हम एक मैसेज दें कि आपको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट देनी पड़ेगी। वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट हमने इंपोज किया। तरीकाकार कुछ भी हो सकता है। और ये भी मैं बताता चलूं, एक जरूर जुमला ऐड करूं इस सवाल के जवाब में, कि वेल कैलकुलेटेड था, वेल सर्वेड था, वेल इन्फॉर्म्ड था। यानी हमें हर चीज का मुझे प्रीव्यू है उन इंफॉर्मेशन की। मैं अनफॉर्चुनेटली मीडिया पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं इतनी प्रिसीजन से, अगर हमें 100 टारगेट प्रपोजल किया जाता था ना, प्रपोजल के तौर पे कि इनको टारगेट करना है, 5 या 10 अप्रूव होते थे।
स्क्रूटनाइज इतने मुश्किल, इतनी डिटेल तक बेग ना हो जाए, उसमें गलत ना चला जाए। 200% मेक श्योर किया जाता था कि ये कंफर्म है थ्रू डिफरेंट रिकॉनेसेंस, थ्रू ईडब्ल्यू, थ्रू सर्वेलेंस, थ्रू कैमरास, थ्रू रेडार, थ्रू ड्रोन्स, हम वेरीफाई करके हमले हुए हैं। और बहुत कुछ गलबात नईम साकिब के साथ, और बहुत कुछ गलबात नईम साकिब के साथ। बहुत सारे, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, अफगानिस्तान से हुई, हम कंफर्म भी थे, लेकिन अब ही क्यों हमने हमला करने शुरू कर दिया, वजह क्या था? जैसे मैंने बताया एक ही जुमले में कि जनाजे बहुत भारी हो गए थे। लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा दहशतगर्दी होती थी। इसीलिए ये टाइम क्यों? ये टाइम इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब इंडिया ने शिकस्त खाई थी, वो फैक्टर ऐड हुआ है। ओके, मई में आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा था कि अब वे फॉरवर्ड क्या है। जब जो ही जंग बंद हुई थी, हमने जहाज मार दिए थे, तो मुझसे आमतौर लोग पूछते थे कि अब क्या है फॉरवर्ड। मैंने कहा प्रॉक्सी वॉर है। ठीक है, मई में मैं बात कर रहा था, मई के शायद दूसरे हफ्ते में बात कर, ये सारी इंडियन प्रॉक्सीज है। मैंने उस वक्त कहा था कि उनके स्लीपिंग सेल्स है। कुलभूषण यादव कहां से पकड़ा गया था? बलूचिस्तान से। ठीक है, तो क्या कर रहा था? तो ये तो इतनी पुरानी बातें कर रहा हूं। तो इस तरह के इनके स्लीपिंग सेल्स हैं ऑल अक्रॉस हमारे अंदर। ये अभी हाल ही में एक वो जो उनका था मलाशला माहीगीर, मलाया वाला पकड़ा गया। हाँ जी, इनके अंदर स्लीपिंग सेल मौजूद है। तो मैं उस वक्त कहा था मई में कि प्रॉक्सी वॉर खेलेगा। अब ये इस वजह से, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि अब स्पॉन्सरशिप बहुत बढ़ गई है, अब प्राइस बढ़ा दी गई है, अब एडवांटेजेस बहुत दिए जा रहे हैं, और अब इनकरेज और मोटिवेट बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। उनको डिस्कस करने के लिए ये जरूरी है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, टर्किया और कतर वगैरह करवा रहे थे, तो ये कामयाब क्यों नहीं हुए, और वो रिटर्न से क्यों भाग रहे हैं? तकरीबन मैंने इसका जवाब पिछले सवाल में दिया, जिसको कहते हैं ना कि इंसेंटिव, लीवरेज, बार्गेनिंग चिप, वो इंडिया से बहुत अच्छी मिलती है। वो एस्केलेट कर देते हैं कि आप कोई प्रेशर लेना है। देखें, जब मेरे पे प्रेशर आता है, या मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ, प्रेशर आता है, वो इंडिया पे ट्रांसफर करते हैं कि देखो हमें ये कह रहे हैं जी। वो कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसे कर लांगे, संभाल लांगे, ये पैकेज, ये पैकेज, ये पैकेज। ये मेरी असम्पशन नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो एस्केलेट कर देते थे उधर से, इधर से हम डिमांड करते हैं। और डॉक्यूमेंट को इसीलिए नहीं कह रहे, आपने देखा उन्होंने डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर भेजा था हेड डेलीगेशन जी, तुर्की में। जी जी बिल्कुल, निस्बतन लो है सीनियोरिटी का। दो वजह, एक तो आप बैकआउट कर सकते हैं, और एक टाइम बाय कर सकते हैं जी। और आप अपनी इनएबिलिटी शो करते हैं कि मैं क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर हूं, हाँ जी, तो मुझे फिर पूछना पड़ेगा। जी जी, तो ये सारा आपको दो, ये तो बड़ा आसान सा वो होता है ना टैक्ट, कि ये वो जरा सीनियर से पूछ जी जी बता जी मुझे, जी, अभी पूछना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आप सही अच्छा, पहुंचे। वो ये कर रहे हैं जी जी, डायरेक्ट। लेकिन इसका आखिरी इस हवाले से कि इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल लॉन्ग टर्म मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी अर्ज करूंगा कि मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए, हमें चाहिए कि हम कम से कम बफर जोन तक एग्री कराएं। ठीक है, शूट टू किल होना चाहिए, बफर जोन का ये मतलब है। ठीक है, हमारी तरफ से जाए आप मार दें, आपकी तरफ से आएगा हम मार देंगे। हाँ ठीक है, एक बफर जोन होना चाहिए। अगर 10 किलोमीटर नहीं तो 5 किलोमीटर कर लें, अगर वो नहीं मानते। पहली बात ये, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ मांगेंगे आपसे कि क्यों हम बफर जोन बनाएं। उसके हमें दो फायदे हैं, एक तो ज़ाहिर हम सिक्योर हो जाएंगे, दूसरा हमारी ड्यूरेंट लाइन जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो 1891 में जनरल ड्यूरेंट की बनाई हुई है और इनकी अपनी मर्जी की है, और दर्जनों दफा वेरीफाई हो चुकी है। मैं पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर सकता हूँ ड्यूरेंट लाइन पे, वो वेरीफाई हो चुकी है 1960 में, 1900 कितने सालों में वेरीफाई होती रही। दुनिया का कोई एटलस गूगल उठाकर देख लें, कहीं ये डिस्प्यूटेड दिखाया हो। ये एस्टैब्लिश लाइन है। पहली बात, वो जैसे मैंने अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि हम इसको बार्गेन, जो मैं कह रहा था कि बफर जोन बना लें, वो चाहेंगे कि हमें रिकग्निशन दें आप एज ए, तो हमें कर लेना चाहिए। जब आप एक मुल्क के साथ टर्म्स कर लें, तो मैं अपना सजेशन दे रहा हूं कि हम बार्गेन में कहें अच्छा हम आपको रिकग्नाइज कराएंगे। अगर और इंसेंटिव मांगे तो विश लिस्ट मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ, वो कहेंगे जी हमें अमेरिका से भी करवाएं, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हम ताल्लुकात हैं आजकल, उनके पास इनकी फ्रोजन एसेट्स भी हैं बाय द वे। अगर वो उसको प्रेस करें तो आप प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल, उनसे कहें जी थोड़े पैसे भी रिलीज कर दें इनको। तो हमें इस वक्त अपनी सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए और उनको इंसेंटिव, काउंटर इंसेंटिव करना चाहिए इंसेंटिव को जो इंडिया दे रहा है तब। अच्छा, ये बिलग्राम एयरपोर्ट एयरबेस का अमेरिका कह रहा है कि हम ले लेंगे, तो इसको आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि किस तरह लिया जा सकता है? बार्गेन करके लेंगे, उनसे बातचीत करके लेंगे, या अमेरिका फिर दोबारा कुछ कर सकता है? इसका इम साहब ये तरीका है कि पहले थोड़ी सी मैं क्विक 30 सेकंड में हिस्ट्री बता दूं। जी जी बताइए। देखिए, 10 साल से तालिबान का दफ्तर कायम है कतर में, 10 साल से।
4-5 साल से हुकूमत कर रहे हैं. इसका मतलब जब अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था उस वक्त भी दोहा में दफ्तर था इनका. ठीक, ऐसे ही दोहा में अमेरिकन मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो सकता. नहीं हो सकता, मुज़ाकरात भी उधर ही होते रहे. उधर ही होते रहे. 2 साल पहले एग्री कर लिया था इन तालिबान ने कि हम आपको एग्जिट देते हैं, सेफ पैसेज, लेकिन आप हमें मंथली इतने पैसे दिया करें. अमेरिका ने एग्री किया हुआ है, पेमेंट ले रहे हैं बाय द वे, ये भी पता होना चाहिए. जब ये विड्रॉ कर रहे थे तो ये बगराम बेस जो है ये बुनियादी तौर पर 60s और 70s में सोवियत यूनियन ने बनाया था सबसे पहले. उस वक्त इनकी हुकूमत की दोस्ती थी अफगानिस्तान की, तो उसने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बेस बनाया था. बहुत ज़बरदस्त बेस है. जब सोवियत यूनियन खुद आ गया 1979 में तो उन्होंने एक्सटेंसिवली इस बेस को यूज किया था. ये एक किस्म का ये फुट ऑन द ग्राउंड था इनटू अफगानिस्तान, पहला स्टॉप ओवर था समझे अफगानिस्तान के एंटर होते हुए. तो उन्होंने 10 साल इसको एक्सपैंड भी बहुत किया. ठीक है. पहली बात, जब वो चला गया तो अमेरिका ने भी समझा कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. अच्छा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी ये है कि ये ओवरसी करता है इनटू रशिया, इनटू चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सारे मुल्कों को ओवरसी करता है. उसकी लोकेशन ऐसी है. जब अमेरिका विड्रॉ कर रहा था तो उन्होंने उधार नहीं होता जैसे हम कहते हैं कि आप हमारी बिल्डिंग रखें, हम आपको पैसे देंगे, जरा ध्यान रखना जब मर्जी हम आके ले लेंगे. ठीक है. ये उस पैकेज के तहत तालिबान के पास गया था, इस अंडरस्टैंडिंग के तहत. ठीक है. ठीक है, क्योंकि पैसे वैसे ही ले रहे थे वो. और अमेरिका ने मोस्ट मॉडर्न वेपन्स अपने जो थे स्पेशली ग्राउंड फाइटिंग के लिए वो वहां डिप्लॉय किया, वहां स्टोरेज किया था. ठीक है. और ये वही चोरी होकर बिक रहे हैं बाय द वे. जो हम कहते हैं जी अमेरिकन असला मार्केट में बिक रहा है वो वही है मेरी अपनी नजर में. अब अमेरिका चाहता है कि वो जो हमने आपको घर दिया था, वो उधार रखवाया था, हम रेंट भी आपको दे रहे थे, वो वापस कर दे. जिस पे तालिबान करे क्यों दे. उसका मतलब 2 ही है कि या बाय फोर्स ले लें या हमें कोई पैकेज अच्छा ऑफर. तो होगा क्या? पॉसिबली इंसेंटिव दे देगा अमेरिका, दोबारा लड़ना नहीं, मेरा ख्याल ये है, लड़ेगा नहीं. वो कोई ना कोई कंपनसेशन जैसे रिकग्निशन है कि हमें मान लें आप हमें थोड़े पैसे बिल्कुल बैंड नीचे से टेबल के दे दें, लेकिन दे दें और फिर हम आपको विड्रॉ. लेकिन वो स्टॉल कराएगा अभी. वजह ये है कि रशिया की इंटरेस्ट नहीं है, वो भी काउंटर करने आएंगे. ठीक है. चाइना काउंटर करने आएगा. सारे बेसिस जो जिनको अनइजीनेस है, जाहिर है चाइना का 150 किलोमीटर उनका न्यूक्लियर सेटअप है, कोई रशिया इसी तरह है. तो कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि अमेरिकन फुटहोल्ड उधर हो जाए. तो ये इस वक्त गेम ऑफ नर्व्स है, गेम ऑफ प्राइस है. एक तरफ तो इंडिया बहुत आगे है, उनके आपने जिस तरह की बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट्स है इसकी आईटी की. एक तरफ पाकिस्तान ने इस जंग में उनका सारा कुछ जैम कर दिया, ये भी जाहिर है इसी टेक्नोलॉजी से हुआ. तो पाकिस्तान को इतनी एक्सपर्टीज कहाँ से मिल गई? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका. देखिए, जहाज या वेपन्स जंग नहीं लड़ते, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं. ठीक है. असल लड़ने वाले होते हैं या लीडरशिप होती है. लीडरशिप जब आपको एक कॉन्फिडेंस का मैसेज देती है, इंटीग्रेशन आजकल है जंग, एयर पावर खास तौर पर, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इंटेंस होते हैं. जितने आपके एसेट्स इंटीग्रेटेड होंगे, स्टैंड लोन ये माइक बहुत जबरदस्त होगा. ठीक है. जब तक कि कैमरे से नहीं चलेगा, जब तक कि लाइटों की रोशनी में नहीं मेरी बात लोगों तक पहुंचाएगा, इसका कोई काम नहीं खास आपको समझ आएगा. ठीक है. ये एनवायरनमेंट है, ये इस वक्त हम जिस माहौल में बैठे हैं ये इंटीग्रेटेड है. ठीक है. क्लियरिटी थी. इसी तरह जहाजों का होता है. जमीन पर जो कंट्रोलर बैठा हुआ है एयर डिफेंस का, वो जो मिसाइल कंट्रोलर बैठा हुआ है, वो हवा में जो फाइटर पायलट उड़ रहे हैं, वो उनके पीछे जो EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज उड़ रहा है, वो अगर एयर टू एयर रिफ्यूलर उड़ रहा है, वो जो जमीन पर बैठे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करके डाटा ले रहे हैं, ये एक किल पिक्चर बनाते हैं. जब ये किल पिक्चर बना लेते हैं तो इसको जब ऑपरेट करना शुरू करते हैं, ये होता है मल्टी डोमेन ऑपरेशन, यानी मुख्तलिफ डोमेन्स में आप लड़ रहे हैं. इन सब का एक गोल होता है, जैसे फुटबॉल में गोल करते हैं. ठीक है. इसको पास उससे देते करते करते जब करता है आखिर में गोल, तो गोल उसका सिर्फ क्रेडिट नहीं होता, पूरी टीम होती है. पूरी टीम. तो जब भी हम बात कर रहे थे अभी पॉडकास्ट से पहले, तो आपने कहा एयरफोर्स का मतलब फाइटर पायलट जेन में आता है, तो मैंने आपसे कहा नहीं, फाइटर पायलट नहीं, वो पहले होता था. हाँ. अब एक टीम है पीछे, पूरी इंटीग्रेशन है, पूरों की पूरे जो बैठे होते हैं, स्क्रीन पर बैठा हो, हवा में बैठा हो, जैमर्स पर बैठा हो. हम ये कह सकते हैं कि जो फाइटर पायलट होता है वो सेंटर फॉरवर्ड होता है, बाकी सारी टीम ने बॉल उसको देना. वी कैन. देखिए, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होता है. मैं अक्सर मिसाल देता हूं और मैं रिपीट करूं तो माजरत चाहता हूं आपके व्यूअर से. ऑर्केस्ट्रा मेरे पीछे बज रहा होता है, जब तक वो आवाज रिदम में मेरे कान में नहीं आएगी वो मुझे ऑर्केस्ट्रा नहीं लगेगा. हाँ, वो शोर लगेगा. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही शोर लगेगा. जो कंट्रोल कर रहा होता है वो रिदम कंट्रोल करता है. एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट आउट चला जाए उस रिदम से, तो आपको फील होगा कि ये तो आवाज नहीं मैच की. ठीक है. यही फाइटर जहाजों का, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स का, जैमर्स का, साइबर कमांड का, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का, सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है. सबको क्लैरिटी ऑफ पिक्चर होती है, और फिर सबसे बड़ा लीडरशिप का कॉन्फिडेंस होता है
میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں, شاید میں پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں, میری کنفرم انفارمیشن ہے, پاک فضائیہ کے ایئر فورس چیف نے 3 سال تک ان پائلٹس کو J-10C کو ایک ہی ڈیوٹی دی ہوئی تھی, رافیل ہنٹنگ. اچھا, کوئی کام آپ نہیں کریں گے ٹریننگ کے دوران. رافیل انہوں نے دوربین کی طرح نیچے رکھ لیا 3 سال تک, اس کو اسٹڈی, اس کی ویکنیسز, اس کی جیمنگ, اس کا ریڈار, اس کا پوڈ, اس کا سویٹ, اس کا اسپیکٹرا, سب چیزوں کو اسٹڈی کیا گیا کہ کون سی ویکنیسز کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کانفیڈنس تھا جو میں آپ کو پہلی دفعہ عرض کرنے لگا ہوں. تو ایک اور چیز جو پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں, یہ ایئر چیف کا کمال یہی تھا کہ پائلٹس کو عام طور پہ صاحب ہم جب ایئر میں جاتے ہیں نا, فائٹر پائلٹ, ہم نے ریڈار کو سے لاک کرنا ہوتا ہے دشمن کو, اور لاک کرنے کے بعد بتانا ہوتا ہے نیچے کلیئرنس لینی ہوتی ہے شوٹنگ کی. میں نے انفارم کرنا ہوتا ہے نیچے آپریشن روم کو کہ میں نے لاک کر لیا, کلیئرنس ٹو شوٹ, نیچے سے مجھے آواز آتی ہے جی کلیئر ٹو شوٹ, تو میں میزائل دباتا ہوں. کین یو امیجن, یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایئر فورس کے چیف نے کلیئرنس ٹو شوٹ کے لیے ان کو ڈپینڈنٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جب آپ کے رینج میں آ جائے کر دیں, آن ٹیک آف کلیئرنس دی کہ ٹیک آف کے لیے کلیئر ہے اینڈ کلیئر ٹو شوٹ. وہ رول بھی توڑ دیے. واہ, یہ کانفیڈنس دی, ایگزیکٹلی یہ کانفیڈنس دیا, یہ کانفیڈنس دیا, اور انہوں نے پرفارم کر دیا. اور ان کو کانفیڈنس تھا تو دیا نا کہ میرے ان لڑکوں نے, وہ ان کو بچے کہتے ہیں, تو ان بچوں نے پیس ٹائم میں اتنی زبردست ٹریننگ کی ہوئی ہے تو انہوں نے ڈپینڈنسی اپنی ختم کر دی. اچھا, اس مطلب ایک تو زبردست, آپ بڑے جذباتی اس معاملے میں مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک فائٹر پائلٹ کو ایکلنس مل سکتی ہے, کیونکہ ہم اڑتے رہے. میں نہیں سوچ سکتا, آپ تو خود جاتے رہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ الٹیمیٹ ٹرسٹ شو کرتا ہے لیڈرشپ کا, اور پھر وہ توقعات پہ پورے بھی اترے ماشاءاللہ. دونوں طرف سے دیکھیں نا, یہ ایلیمنٹ اور دونوں کو سلوٹ کرنے کو دل کر بوتھ ویز ہے. اور بہت کچھ گل بات نعیم ثاقب کے ساتھ.